1857। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। और ये जो टर्म है ये बी डी सावरकर ने दिया था। बी डी सावरकर ने दिया था। ठीक, 1857 में हुआ था। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये मेरठ से 10 मई 1857 को। लास्ट मुगल बादशाह जो कि बहादुर शाह जफर थे, इन्हीं के काल में ये हुआ था। बाद में इनको रंगून भेज दिया गया था। इनको रंगून भेज दिया गया था जहाँ पे इनकी 1862 के अराउंड डेथ हो गई थी। 1862 के आसपास में वहीं पे इनकी डेथ हुई। यहाँ उनको पेंशन के लिए रख दिया गया था, बस नामात्र पेंशन के लिए। एक छोटा सा बढ़िया इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। द रिवोल्ट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल आर्म अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट बिगन एज अ मिलिट्री रिवोल्ट। स्टार्ट कैसे हुआ था? ऑफ इंडियन सिपोई एट मेरठ एंड सून स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ कहाँ नहीं फैल पाया था। जैसे कि हम वेस्टर्न इंडिया का को ले सकते हैं, साउथ इंडिया ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं, ना के बराबर ये फैला था। अब इसके कॉजेज को देख लेते हैं कि इस रिवोल्ट के कॉजेज क्या क्या थे। पहला पॉलिटिकल कॉज देख लेते हैं। पॉलिटिकल कॉज में हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिस। ये ऐसी नीति थी कि अगर आपका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है असद को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो वैलिड नहीं होगा। और इसी के बेसिस पे 1856 को डलहौजी ये 1857 के रिवॉल्ट के होने का ये डलहौजी के द्वारा लाया भी गया था। स्टेट एनेक्स, ये सबसे, ये झांसी को इन्होंने एनेक्स किया था, सतारा को किया था, नागपुर को किया था, संबलपुर को किया था। एनेक्सेशन ऑफ अवध जो है ये लास्ट था 1856। जो इमीडिएट कारण बना क्या होने का, 1857 का युद्ध होने का। ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था तो उन्होंने रीज़न क्या दिया था कि जो स्टेट है वो माल एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जबकि हकीकत में ये था कि वहाँ की जनता अवध के नवाब से बहुत बेइंतहा प्यार करती थी। थे उनको हटाया गया वहाँ से, तो वहाँ की जनता उनके पीछे पीछे कानपुर तक गई थी। ये आपको किताबों में पढ़ाया जाएगा। खैर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। दिस एंगर्स, ये वहाँ के जो नोबेल थे, जो जमींदार थे, जो सोल्जर थे, जो पीजेंट्स थे, उनके मन में बहुत आहत हुआ इस चीज़ को लेके। दूसरा कॉज देख लेते हैं। इकोनॉमिक कॉज क्या हो सकते थे? ये थे हैवी लैंड रेवेन्यू। सबको पता है कि लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था अंग्रेजों का, जो भारतीयों से लूटा करते थे, अत्याचार किया करते थे, जिसके विरोध में ये 1857 हुआ। ये लंबे समय से पनपता चला आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट था जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, वो हो सकता है 1822 का महलवारी पढ़ सकते हैं हम। बहुत सारे ऐसे कानून लेके आए थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए। एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट सबको पता है। एक नील विद्रोह हुआ था, आप और हम लोग पढ़ चुके हैं। नील विद्रोह का कारण ही यही था, द एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो नॉर्थ इंडियन इंडिया का बेल्ट हुआ करता था, वहाँ पे नील फोर्सफुली जो प्लांटर्स हुआ करते थे यूरोपियंस, वो यहाँ के पीजेंट्स को बोलते थे उपजाऊ ज़मीन पे आपको नील की खेती ही करनी है। क्रेडिट एडवांस में देते थे, कम पैसे में फसल को खरीदते थे, जिससे कि पीजेंट्स बहुत एक्सप्लॉइटेशन झेलते थे। खेतों के साथ क्या होता था, जो ज़मीन होती थी वो नील की खेती होने के बाद, क्योंकि नील की जो जड़ होती थी बहुत गहरी होती थी, डीप रूटेड होती थी, तो इसके चलते और कोई फसल बाद में फिर हो नहीं पाता था। वो धीरे धीरे ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती थी वो डाउन होती जाती थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हम सबको पता है कि जो फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन हैंडीक्राफ्ट्स बन के आते थे वो मशीन से बन के आते थे। तो उसके कंपैरिजन में जो इंडियन हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट ये जो लोकल हुआ करते थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ के चलते। बाद में अंग्रेज़ों ने उसको जलाने के लिए कोयले और लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट एक्ट ला के लकड़ियों का कटाई बंद कर दिया, जिसके चलते उस पर मेजर असर पड़ा था और धीरे धीरे वो हैंडीक्राफ्ट्स की जो सिस्टम था वो इंडिया में धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया।
ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये वही बात हो गई जो मैन्युफैक्चर बड़े बड़े मशीनों से हुआ करते थे, वो फिनिश्ड होते थे, सस्ते रेट पे मिलते थे। तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम चलता था या इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर थे छोटे लेवल के, वो उनके साथ मैच नहीं कर पा रहे थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, सबको पता है इंडियन में इंडस्ट्री धीरे धीरे स्टॉप होती जा रही थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया बिकम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश, वही बात हो गई, हम बस एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बन गए थे। और बाद में हमारे ही रॉ मटेरियल से बने हुए सामान जो यूरोप्स में बनते थे, ब्रिटेन में बनते थे, वो इंडिया में आके बिकते थे। और हमारे, तो हम दोनों तरफ से लूटे जा रहे थे, हमारे पैसे जाते थे उनके गुड्स को खरीदने में, और दूसरी तरफ हमारी जितनी भी रॉ मटेरियल्स हम बनाते थे वो भी धीरे धीरे वहाँ पे हमें देना पड़ जाता था। सोशल और रिलीजियस कॉज क्या हो सकते थे? फियर ऑफ फोर्स क्रिश्चियन कन्वर्जन। 1853 और 1854 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं तो उनके एंसेस्ट्रल जो ज़मीनें अंग्रेज़ों के पास जब्त की हुई थी वो उनको धीरे धीरे रिटर्न कर दी जाएगी। और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ थी जो कि प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी को शो करता था, और कन्वर्जन की प्रक्रिया चल रही थी, इससे भी लोग आहत हो रहे थे धीरे धीरे। एवोल्यूशन ऑफ सती, सबको पता है सती खत्म हुई थी, वो भी एक कारण था। लोगों को लगता था कि हमारे रिलीजन में छेड़छाड़ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। विडो रीमैरेज एक्ट सबको पता है, ये हमारे कल्चर में होता आ रहा था कि हम सती प्रथा को फॉलो करते थे। जब विडो होती थी, हस्बैंड मरने के बाद से उनको पति के चीता के साथ ही जला दिया जाता था, या वो खुद भी जल जाती थी अपने मर्जी से। बाद में अंग्रेजों ने ये एक्ट पास किया, इसमें मिलिट्री कॉज क्या थे? लो सैलरी मिलती थी इंडियंस को कंपेयर टू यूरोपियंस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते रहते थे। अक्सर हमें मूवी में भी दिखाया जाता है कि इनको ऊंचे ओहदों पे नहीं रखा जाता था, इनको नीचे ही रखा जाता था हमेशा। लेकर प्रमोशन, वही बात होगी, इनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, हमेशा एक लिमिट तक इनको प्रमोट किया जाता था। हायर पोस्ट पे हमेशा यूरोपियंस हुआ करते थे। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, एक एक्ट पास किया गया था जिसके थ्रू इंडियंस को की सर्विसेज को डिग्रेड, मतलब बहुत तुच्छ की तरह से देखा जा रहा था। इमीडिएट कॉज क्या था? वो हम लोगों ने एक कौन सी मूवी बनी थी जिसमें देखा था कि एक शूद्र जाति का अपने लोटे का पानी देता है ब्राह्मण सिपाही को पीने के लिए, तो बोलता है कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं नहीं पी सकता। तो बदले में शूद्र जो रहता है वो बोलता है कि पंडित जी अब जाओ, बेसिकली मंगल पांडे को ही बोलता है, अब तो आपका धर्म वैसे ही भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि जो इनफील्ड राइफल आई है उसकी जो कारतूस है उसको दांत से खींचना होगा, जो कि बना हुआ है पिग और गाय के मांस से, ऐसी मान्यताएं थी। और ये बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड हुआ, और ये रूमर्स फैला जैसे जैसे, वैसे वैसे सिपाहियों के मन में ये चीज़ें आनी शुरू हो गई। मंगल पांडे जो थे वो थे 34th नेटिव इन्फेंट्री के, जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर कंटोनमेंट के एरिया अंदर आता था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को ये स्टार्ट हुआ था, जो अपने ही सीनियर्स पे गोली वोली चला दिए थे मंगल पांडे जी, जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती है। सर्जेंट ह्यूगसन नाम था और लेफ्टिनेंट बोग था, BUGH, जिनको मंगल पांडे ने क्या किया था? अपने ही गन से वो कर दिया था। सर्जेंट ह्यूगेसन थे और दूसरे जो थे वो थे लेफ्टिनेंट बॉग। ठीक है, इसके बाद से इनको फांसी हो जाती है। फांसी होने के बाद से जो रिवोल्ट एक्चुअली स्टार्ट होता है वो होता है 10 मई, 10th ऑफ मई 1857 को, जब मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और मेजर सेंटर्स कौन कौन थे रिवोल्ट्स के, और उसके लीडर कौन थे? जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से
कुंवर सिंह तो भाई इस बुढ़ापे में एक हाथ काट देना क्योंकि अंग्रेजों की गोली लग गई थी हाथ में। ग्वालियर से कौन थे? हमारे तात्या टोपे थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वही बीडी सावरकर ने कहा था। बीडी सावरकर। मॉडर्न व्यू में कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री, ये कहा जाता है, मॉडर्न जो थिंकर्स हैं उनकी व्यू ये है, वो ये कहते हैं कि ये जो वॉर था ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पीजेंट्स एंड फ्यूडल रेसिस्टेंट था। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा बहुत अच्छे हिस्टोरियंस, हम सबको पता है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज एंटी कॉलोनियल रेसिस्टेंट। उन्होंने ये कहा था कि ये बिगिनिंग था ऑर्गेनाइज तरीके से एंटी कॉलोनियल रेसिस्टेंट की, क्योंकि इससे पहले कोई भी एंटी कॉलोनियल रेसिस्टेंट इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं की गई थी। अच्छा, रीजन ऑफ फेलियर, ये 1857 के आंधी फेल क्यों हुई थी? लिमिटेड जोग्राफी, अभी मैंने बताया कि बस नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैला था, यहाँ पे एक्टिव नहीं था। साउथ इंडिया में, पंजाब, वेस्टर्न इंडिया में ये एक्टिव नहीं था। लैक ऑफ यूनिटी भी एक कारण था कि कोई यूनिटी नहीं थी हमारे अंदर। ठीक है, नो सेंट्रल लीडरशिप, नो कॉमन आइडियोलॉजी, पुअर कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ा नेता। अब बहादुर शाह जफर थे तो बस वो नाम मात्र के नेता थे, उनके हाथ में कोई मेजर पावर था नहीं। मिलिट्री वीकनेस, इन्फीरियर वेपन्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पुअर कम्युनिकेशन, ये भी एक तरीका हो सकता है इसके फेल होने का कि जो हमारे जो फाइटर्स लड़ रहे थे उसमें इनके पास वेपन्स जो थे वो बहुत इन्फीरियर थे। लैक ऑफ रिसोर्सेज कम थी, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन जैसी सुविधाओं को ये ले नहीं सकते थे। पुअर कम्युनिकेशन गैप था। एनसीईआरटी में एक टर्म यूज होता है रोटी का, रोटी बांटने का टर्म यूज़ किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि गांव टू गांव, मतलब विलेज टू विलेज, घुड़सवार क्या करते थे, शाम को इवनिंग के टाइम रोटी चपाती लेके जाते थे और दूसरे गांव में बांटते थे। और ये आज तक पता नहीं लगा पाया गया कि उसके बांटने का रीज़न क्या था, पर ये जरूर पता लगाया गया कि ये स्प्रीड ऑफ रिवोल्ट में हेल्प किया था। अब किस तरीके से वो मैकेनिज्म पूरा कैसे काम करता था, उस पर क्या लिखी गई थी, कोई सेप बनाई जाती थी, कोई इंफॉर्मेशन शेयर होता था, ये पता नहीं है। बस ये था कि ये रिवोल्ट के टाइम पे हो रहा था। अच्छा, इस 1857 के युद्ध में ये बड़ा अच्छा यूपीएससी प्री में कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रिटिशर्स को कौन सपोर्ट कर रहे थे इस युद्ध में। तो प्रिंसली स्टेट बहुत सारे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे वो, और बड़े ज़मींदार, क्योंकि बड़े ज़मींदार हमेशा पीजेंट्स को दबा के रखना चाहते थे, और पीजेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसलिए बड़े ज़मींदार क्या थे, वो ब्रिटिशर्स का साइड दे रहे थे। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इस युद्ध का? कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्राउन का रूल शुरू हो जाएगा। किसका रूल शुरू हो जाएगा? क्राउन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, इसमें बहुत सारे प्रोविजन जो हम आगे देखेंगे। पावर ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, जो अभी बता दिया हमने। क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन भी जारी किया था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि रिलीजियस नॉन इंडिफरेंस होगा, मतलब सती विडो जो चीज़ें हो चुकी थी वैसी अब आगे फ्यूचर में कभी नहीं होंगी। इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंडियंस को भी हर क्षेत्र में। प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसली स्टेट के प्रोटेक्शन की भी बात की गई थी। हालांकि ये जो पॉलिसी थी ये डिवाइड एंड रूल पे आके टिक गई थी। डिवाइड एंड रूल पे प्रिंसली स्टेट को नॉर्मल पीपल से लड़ाओ और नॉर्मल पीपल को जमींदारों से लड़ाओ, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज यहाँ से खेलना स्टार्ट कर दिए थे। मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया गया आफ्टर 1857। इसमें क्या किया गया कि इंक्रीज ब्रिटिश सोल्जर्स, मतलब इंडियंस जो सोल्जर मेजोरिटी में होते थे उनकी नंबर जो थी वो कम कर दी गई। आर्टिलरी रिजर्व फॉर ब्रिटिश ट्रूप, रिड्यूस इंडियन इन्फ्लुएंस इन आर्मी। अब आर्मी में जो वैकेंसी भी होती थी वो अफगानिस्तान नेपाल से लेके आई जाती थी, पठानों को रिक्रूट किया जाता था। बहुत सारे और भी चेंजेस आए थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ में। एंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस, ये रूल ही खत्म हो गया। नो फर्दर एग्रेसिव एक्शन एनेक्सेशन, कोई भी स्टेट का एनेक्सेशन नहीं होगा आगे। ग्रेटर रिलायंस ऑन प्रिंस एंड लैंड लॉर्ड्स, अब जो ब्रिटिशर्स होंगे वो रिलाई करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को लेके किस पे? प्रिंस पे और लैंडलॉर्ड पे। जबकि 1856 में डलहौजी ने एक रूल लाया था। उन्होंने ये बोला था कि आफ्टर मुगल बादशाह जफर, कि आफ्टर जफर
क्या होगा, हम प्रिंस को प्रिंस की नज़र से नहीं देखेंगे, प्रिंस की नज़र से हम क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। ये पॉलिसी में उन्होंने बोला था, हालांकि वो लागू नहीं हुआ, क्राउन ने आके ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं जो वन डे एग्ज़ाम में आते हैं, वन लाइनर टाइप के हो, ये देख लेना आप।